हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 21 पे पहुंच चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है कट ओवर और माइग्रेशन। अच्छा, ये कट ओवर और माइग्रेशन दो अलग अलग चीज़ों के नाम नहीं है। ये टॉपिक जो है इसको आप कट ओवर भी कह सकते हो या फिर माइग्रेशन भी कह सकते हो, दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। तो आज हम इस लेक्चर को देखेंगे बड़ी डिटेल के अंदर और बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। और लेक्चर के बाद इस लेक्चर की स्लाइड्स आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसका लिंक आपको इसी स्लाइड के बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए स्लाइड्स मिल जाएंगी। इसी ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम देखते चलें कि हमने लास्ट लेक्चर में रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक को पढ़ा था। रिस्क मैनेजमेंट का जो टॉपिक है इसका लिंक डायरेक्टली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही नहीं बल्कि ओवरऑल पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी जाहिर सी बात है, जब ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से है और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक तरीके से हिस्सा है, तो रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर भी आ जाता है और हमने इस टॉपिक को इसमें भी कवर किया है। और वैसे जो हमारी एक जनरल प्लेलिस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट की, उसके अंदर भी हमने इसको कवर किया हुआ है। तो आपको जहाँ से भी दिल चाहे आप इस रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक को सुन सकते हैं और अपना इसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आसान सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसको समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आप जाके वीडियो देखिएगा और लाजमी इस चीज़ को रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं और आज का जो टॉपिक है उसके तरफ हम फोकस करते हैं कि प्रोजेक्ट कट ओवर या फिर प्रोजेक्ट माइग्रेशन ये होती क्या चीज़ है। ठीक हो गया। बेसिकली जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट को बना लेने के बाद आप क्या करेंगे? क्या आप इसको अपने कंप्यूटर में रखेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे आप ये करेंगे कि इसको प्रोजेक्ट को बना लेने के बाद अपने कंप्यूटर से निकाल के उस इन्वायरमेंट में या फिर उस कंप्यूटर में जाके इंस्टॉल करेंगे जिस कंप्यूटर में चलने के लिए आपने इसको एक्चुअली बनाया है। इन अदर वर्ड के आप सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हुए हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में आपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और अब ये मुकम्मल तौर पे बन चुका है। तो अब आप इसको कोई सेटअप वगैरह बना के कोई यूएसबी में डाल के डेफिनेटली आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने इसको इंस्टॉल करना है या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, और वहाँ जाकर आपने क्या करना है कि उनका कंप्यूटर ऑन करना है और जो सॉफ्टवेयर आप बना के लेके आए हैं वो उनके कंप्यूटर में जाके इंस्टॉल कर देना है। ठीक हो गया। अब ये सारा का सारा जो काम है अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से प्रोजेक्ट को उठा के उस एनवायरनमेंट के अंदर लेके जाना जिस एनवायरनमेंट में चलने के लिए उस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, इसको आप क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कट ओवर या फिर प्रोजेक्ट माइग्रेशन। कट ओवर वर्ड से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और माइग्रेशन वर्ड इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर देता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से माइग्रेट कर दिया उस एनवायरनमेंट में जिस एनवायरनमेंट में चलने के लिए वो बना है, यानी कि आप उस प्रोजेक्ट को लाइव लेके चले गए। ठीक हो गया। अब सुनने में तो ये काम बड़ा आसान सा लगता है कि सॉफ्टवेयर बन गया है, बस ठीक है, अब उसका सेटअप बनाओ और सेटअप बना के कोई यूएसबी में डालो या सीडी में डालो और जाकर तो सामने वाले पीसी जिस बंदे ने बनवाया उसके पीसी में जाकर इंस्टॉल कर लो एंड दिस इज़ इट। लेकिन हर सॉफ्टवेयर या फिर हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इतना छोटा और इतना आसान नहीं होता कि आप उसकी एक सेटअप फाइल बनाएं और जाके सामने वाले बंदे के पीसी में इंस्टॉल कर दें। सम टाइम उसके साथ सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक होता है। वो चीज़ें जिनके साथ सॉफ्टवेयर लिंक होता है सम टाइम वो भी आपने ही बनाई होती हैं। सम टाइम जिस कंपनी के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया उनके पास ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, तो आपने अपने सॉफ्टवेयर को जाके उनसे भी लिंक करना होता है और बहुत सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो कि इस माइग्रेशन का हिस्सा होती हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट कट ओवर का प्रोसेस होता है ये स्टेप्स के अंदर जो है पूरा डिवाइड कर दिया गया होता है और स्टेप बाय स्टेप इसको पूरे को परफॉर्म करना पड़ता है। तो अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट किस्म के स्टेप्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप वन है वो है प्रिपरेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी कि जब आप कट ओवर की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस दौरान आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं कट ओवर की या फिर माइग्रेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, तैयारी की एक्टिविटीज़ हैं, ये 1 से 2 दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। यानी कि इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट कट ओवर जब आपने करना होता है या प्रोजेक्ट माइग्रेट जब आपने करना होता है तो उसकी तैयारी आप 1-2 दिन पहले ही शुरू कर देते हैं। अब उस 1-2 दिन पहले शुरू हुई हुई तैयारी में आप जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें सबसे पहली एक्टिविटी ये होती है कि आप एक टास्क लिस्ट बनाते हैं। अब डेफिनेटली आप जब माइग्रेशन करने जा रहे हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म करेंगे, उन सब टास्क को मिलाकर आपकी एक ओवरऑल माइग्रेशन को आप अचीव कर पाएंगे, आप एक कट ओवर को अचीव कर पाएंगे। तो आप क्या करते हैं, आप उस तमाम टास्क की लिस्ट बनाते हैं कि इसके अंदर से जो है क्या क्या काम हमने कट ओवर के दौरान करने हैं और उसके बाद आप उस पूरी लिस्ट को वैलिडेट करते हैं, एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम सारा कुछ बिल्कुल ठीक से हो गया। उसके बाद
उस एक्टिविटीज़ में यानी प्रिपरेशन एक्टिविटीज़ में ही, यानी कि एक्चुअली कट ओवर का जो टाइम है उससे 1-2 दिन पहले ही आप क्या करते हैं, एक दफ़ा आप कट ओवर की रिहर्सल कर लेते हैं, ठीक है। और रिहर्सल के दौरान अगर पॉसिबल होती है तो, ठीक है ना, और आप रिहर्सल के दौरान क्या करते हैं कि आप एक्चुअली उस प्रोजेक्ट को जो है किसी एक एनवायरनमेंट से उठा के दूसरे एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर देते हैं या फिर माइग्रेट करवा देते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि ये यूज़र का एनवायरनमेंट है। और फिर आप ये देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको किस किस तरीके से हमने डील करना है। तो क्योंकि आपके पास एक्चुअल माइग्रेशन से पहले 1-2 दिन का टाइम होता है और ये प्रिपरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसमें आपके पास अगर प्रॉब्लम आ भी रही होती है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं और उसके बाद जो है आप 2 दिन के बाद एक्चुअल कट ओवर की तरफ चले जाते हैं। अब मैंने एक ये बात बोली कि जब हम रिहर्सल कर रहे होते हैं तो रिहर्सल तब करते हैं अगर पॉसिबल हो तो करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने ऐसा क्यों बोला, पॉसिबल कैसे हो सकती है और पॉसिबल अगर अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती। तो पहली बात ये कि अगर सिस्टम ऐसा है कि बहुत बड़ा नहीं है और आप उसको पूरे को एज अ होल उठाकर एक जगह से दूसरी जगह इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और डेफिनेटली बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो आप किसी एक कंप्यूटर से उठाकर उसको दूसरे पीसी को, दूसरे कंप्यूटर को, ये अज्यूम करते हैं कि क्लाइंट का पीसी है और वो उसी सारे एनवायरनमेंट की तरह चल रहा होता है और आप उसमें जाके इंस्टॉल कर देते हैं। और अगर इंस्टॉलेशन के दौरान कोई मसले आए तो आप उनको डील कर लेते हैं और अगर ना आए तो आप ये समझ जाते हैं कि इसी तरीके से इजीली जाके ये क्लाइंट के पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये एक रिहर्सल भी हो जाती है और इसके अंदर जिस जिस बंदे को, प्रोजेक्ट टीम की जिस जिस बंदे को जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की गई होती हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी परफॉर्म कर लेता है। तो उसको समझ आ जाती है कि हाँ जी, जब एक्चुअल में हम कट ओवर करने जाएंगे तो उस वक्त भी मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और जैसे मैंने अभी परफॉर्म की है रिहर्सल में, ऐसे ही मैंने उस वक्त भी करनी है। और अगर कोई गलती हो रही हो तो वो उसकी करेक्शन कर लेता है। अब मैंने दूसरा बोला कि समटाइम पॉसिबल नहीं भी होता कि आप रिहर्सल प्रॉपर तरीके से कर सकें। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके पास वो सिस्टम ही मौजूद नहीं है जिसके साथ आपका सिस्टम जाके इंटीग्रेट होने वाला है। मैंने कहा था कि समटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से मौजूद कुछ सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, आप जो अपना सेटअप प्रोजेक्ट बना के लेके जा रहे होते हैं, आपने उसको उन बाकी सॉफ्टवेयर के साथ लिंक भी करना होता है समटाइम, और लिंक करने के बाद भी चेक करना होता है कि हाँ जी, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल सही से उस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, उन सॉफ्टवेयर के एनवायरनमेंट में, या नहीं कर रहा। तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारी चीज़ें चल रही हैं ना, आपके सॉफ्टवेयर हाउस में तो नहीं चल रही, तो फिर आप उसकी रेप्लिकेशन यहाँ पे कैसे लेके आएंगे? हो सकता है कि वो लोग आपको अलाउ ही ना करें कि हमारा सेंसिटिव डाटा है तो हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, आप जब डायरेक्ट आएंगे तभी चेक करिएगा। तो फिर क्या करेंगे आप? तो समटाइम इस वजह से पॉसिबल नहीं भी रहता। तो जो स्ट्रैटेजीज़ और बाकी सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन मिलती हैं, आप उन्हीं को फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि आप बाकियों के साथ जाके इसको इंटीग्रेट कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम बाकी सिस्टम्स की सिमुलेशन बना लेते हैं और उनके दरमियान में अपने सिस्टम को रन कर देते हैं। अब सिमुलेशन क्या होती है, एक अलग टॉपिक है, कभी हम दोबारा किसी दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, और वैसे भी काफ़ी लेक्चर्स के बारे अंदर मैंने इस चीज़ का जिक्र किया हुआ भी है। तो प्रिपरेशन एक्टिविटीज़ की बात अगर हम दोबारा करें, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में चला गया, तो अगर आप इन शॉर्ट वर्ड्स कहें तो प्रिपरेशन एक्टिविटी में क्या होती है कि एक्चुअली जब कट ओवर करना होता है तो उससे 1-2 दिन पहले तमाम टास्क की लिस्ट बना ली जाती है, कट ओवर में क्या क्या करेंगे, फिर उन टास्क को वैलिडेट कर लिया जाता है, क्या ये टास्क बिल्कुल ठीक है, फिर उसकी बेस पे रिहर्सल करके देख लिया जाता है एक दफ़ा अपने तौर पे, एक छोटे से लेवल पे खुद से पीसी की माइग्रेशन करवा के कट ओवर करके देख लिया जाता है अपने पीसीस के अंदर कि बिल्कुल ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 1-2 दिन पहले ही काम हो जाता है, तो हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कट ओवर करने के लिए। जब फिर 2 दिन पहले वो सारा काम किया, 1-2 दिन में पिछला काम कंप्लीट कर लिया, जब वो काम कंप्लीट हो गया तो फिर आप आ जाते हो स्टेप 2 पे, जिसको आप कहते हो इनिशियल एक्टिविटीज़ फॉर द कट ओवर डे। यानी कि अब वो दिन आ चुका है जिस दिन आपने एक्चुअली माइग्रेशन करवानी है, एक्चुअली कट ओवर करना है अपने प्रोजेक्ट का आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से उठा के उस यूज़र के एनवायरनमेंट में जिस यूज़र के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है। तो उस दिन, वो दिन आने के बाद, कट ओवर स्टार्ट होने से पहले जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं उनको इनिशियल एक्टिविटीज़ फॉर द कट ओवर डे कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें टीम क्या करती है, डिपेंडेंसीज के इश्यूज़ को जो है ना वो तमाम तरीके से डील कर लेती है, उनको एड्रेस कर लेती है। ठीक हो गया। डाउन स्ट्रीम के जो प्रॉब्लम आने वाले होते हैं टीम उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बना लेती है, ठीक है, और अपने स्केड्यूल को भी प्रॉपर तरीके से फाइनल कर लेती है। ये 3 काम किए जाते हैं। अब इन तीनों को मैं वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली बात ये कि डिपेंडेंसीज़ के क्या इशू हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि समटाइम ऐसा होता है कि आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि आप का सॉफ्टवेयर जो रियल इन्वायरमेंट में जाके ये जिन सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होकर चलने वाला है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको रिहर्सल करते हुए मौजूद हो सकें। तो जब आप कट ओवर वाले दिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आप उनके उन सॉफ्टवेयर वगैरह को
जो है ना स्टडी करके देख लेते हैं, उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिनके साथ आपका सॉफ्टवेयर आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से निकलकर तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या फिर यूज़र के एनवायरनमेंट में जाके यूज़ होने वाला होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंसीज, मीन के किन किन चीज़ों के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर डिपेंड कर रहा होता है, उन चीज़ों को आप देख लेते हैं। उनके अगर कोई इश्यूज़ भी आने वाले होते हैं तो उनको आप एड्रेस कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब डिपेंडेंसीज वही नहीं होती जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर जो उनके पीसी में चल रहे हैं उन पर डिपेंड कर रहा होता है। समटाइम आपका अपना सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करने जा रहे होते हैं उसको भी उस इन्वायरमेंट में जाके रन करने के लिए कोई स्पेसिफिक किस्म का जो है ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कोई और सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो वो भी डिपेंडेंसीज कहलाती हैं। लेट्स से मेरा सॉफ्टवेयर है और वो जावा में बना हुआ है और उसको यूज़र के पीसी में जाके चलने के लिए कोई जावा का स्पेशल प्लेटफॉर्म चाहिए, तो अब वो उस पीसी में नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा। अब मेरा सॉफ्टवेयर तो उस जावा प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस डिपेंडेंसी के इशू को डील करूँगा इस तरीके से कि उस कस्टमर के पीसी में जाके पहले वो जावा का प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर लूँगा जिस पे मेरा सॉफ्टवेयर डिपेंड कर रहा है, जिस पे मेरा सॉफ्टवेयर जाके चल सके। तो ये 30 किस्म के मैं इश्यूज़ को डील कर लूँगा और जो बाकी भी सॉफ्टवेयर जिनके साथ मेरा सॉफ्टवेयर लिंक होने वाला है उनको भी मैं डील कर लूँगा। उसके बाद डाउन स्ट्रीम का इशू आता है। डाउन स्ट्रीम के इशू को किस तरीके से डील किया जाता है और ये क्या होता है। डाउन स्ट्रीम में ये होता है कि आप लोग सब लोग व्हाट्सएप भी यूज़ करते हो, फेसबुक भी यूज़ करते हो, यूट्यूब भी यूज़ करते हो, ये डिफरेंट किस्म के, ट्विटर भी यूज़ करते हो, डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म है। इनकी मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ये चीज़ें डाउन चली जाती हैं, यानी कि अचानक से कुछ मिनट्स कुछ टाइम के लिए जो है काम करना छोड़ देती हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि पीछे कोई मेजर किस्म की अपग्रेड होने जा रही होती है, कोई मेजर किस्म की नई इम्प्रूवमेंट करने जा रहे होते हैं और वो ऐसी इम्प्रूवमेंट होती है जिसके लिए थोड़ी देर के लिए सारा का सारा सिस्टम ऑफ करके तो वो इम्प्रूवमेंट्स डालकर तो फिर दोबारा से ऑन करना होता है ताकि आपका नया सिस्टम नई इम्प्रूवमेंट के साथ ऑन होकर सामने आए। तो वो जो टाइम बीच में बंद होने का होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम्स। तो डेफिनेटली अक्सर ऐसा पॉसिबल होता है कि हर सॉफ्टवेयर में नहीं लेकिन अक्सर सॉफ्टवेयर में ऐसा पॉसिबल होता है कि जो पहले से मौजूद सिस्टम्स हैं उनके साथ जब आप एक नया सिस्टम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो आपको सारा का सारा सिस्टम एक दफ़ा ऑफ करके ऑन करना पड़ता है नई चेंजिंग्स के साथ। तो वो क्या होता है, वो बीच का टाइम जिस टाइम सिस्टम ऑफ होता है और ऑफ होके ऑन होने तक का टाइम, उसको आप क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो उसको भी पहले से मैनेज करना पड़ता है कि हमारी डाउन स्ट्रीम कम से कम हो, जो कंपनी का काम है वो कम से कम जो है रुके, उसमें हम कम से कम इंटरप्ट करें। तो इसके लिए भी पहले से आपको उस दिन जाकर तो सारी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अब ये उसी दिन जाके क्यों बनानी पड़ती है, इस वजह से क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हुए सिस्टम्स को देखेंगे तो उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने बात की थी स्केड्यूल की, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि टीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्केड्यूल मेकिंग की। तो अब इस पर एक सवाल आता है कि क्या टीम ने पहले से स्केड्यूल नहीं बनाया हुआ होता, जो पहले दिन से तैयारी कर रहे थे पहले 2 दिन से कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उस वक्त हमने स्केड्यूल नहीं बनाया कि कब क्या काम करना है। बनाया होगा, बिल्कुल बनाया होगा, लेकिन स्केड्यूल के अंदर समटाइम चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं डाउन स्ट्रीम और डिपेंडेंसीज वगैरह को स्टडी करने के बाद, सिस्टम यूज़र के सिस्टम को स्टडी करने के बाद, ठीक है। तो उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आती हैं उनको भी डील करना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपका ओवरऑल स्केड्यूल भी चेंज होता है। लेट्स से आप एक डेवलपर हैं, आपका पीसी हो सकता है बहुत फास्ट होगा, लेकिन क्या क्लाइंट के पास भी उसी लेवल का पीसी होगा? ऑफ कोर्स नहीं। डेफिनेटली वहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम भी चेंज हो जाएंगे, वहाँ पे सेटअप करने के टाइम भी चेंज होते चले जाएंगे। जिस तरीके का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आपके पास है, क्लाइंट के पास वो एनवायरनमेंट नहीं होगा। उसको क्रिएट करने में डेफिनेटली आपका स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब होगा, और ये चीज़ें आपको उसी वक्त पता चलती हैं जब आप वहाँ पहुँचते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए स्केड्यूल की भी चेंजिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है स्टेप 3, कट ओवर एक्टिविटीज़। तो देखें हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने 2 दिन पहले से कट ओवर की तैयारी शुरू की। फिर वो तैयारी कर लेने के बाद, रिहर्सल कर लेने के बाद हम उस दिन पे आ गए जिस दिन हमने कट ओवर करना था, और कट ओवर से पहले की जो तैयारियाँ थी वो कर ली, जैसे कि डिपेंडेंसीज़ को देखना, डाउन स्ट्रीम्स वगैरह को देखना। अब वो सारी तैयारियाँ हो गई हैं, अब एक्चुअली वो एक्टिविटीज़ होने वाली हैं जिस सब के लिए हम तैयारी कर रहे थे, यानी कि अब कट ओवर होने वाला है, माइग्रेशन होने वाली है। अब इस स्टेप पे क्या होता है, अपनी तमाम तैयारियों और अपनी तमाम प्लानिंग्स जो कि अभी तक प्रोजेक्ट वाली टीम कर रही थी, उन सब तैयारियों को इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट टीम क्या करती है कि अपने उस सॉफ्टवेयर को उठाकर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से यूज़र के एनवायरनमेंट में माइग्रेट करा देती है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में माइग्रेट करवा देती है।
अब इस स्टेप के ऊपर आपके जो दो मैनेजर होते हैं, एक तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो, और दूसरा जो रिलीज़ मैनेजर है। अच्छा, रिलीज़ मैनेजर वो होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने की। जब आपका सॉफ्टवेयर रिलीज़ होके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलीज़ होके यूज़र के इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा होता है, तो वो सब चीज़ें मैनेज करने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिलीज़ मैनेजर होता है। ठीक हो गया। अब प्रोजेक्ट मैनेजर और साथ ही साथ रिलीज़ मैनेजर, इन दोनों का क्या काम होता है कि वो ओवरऑल कट ओवर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर नज़र रखते हैं और एक कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा डिफ़ाइन करदा ट्रैक है, जो हमारा डिफ़ाइन करदा स्केड्यूल है, सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर चलती रहें। रिलीज़ मैनेजर क्योंकि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपरली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर वो एक सॉफ्टवेयर को लेकर जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलीज़ करा के। और प्रोजेक्ट मैनेजर की क्योंकि एज अ होल पूरा प्रोजेक्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और जो रिलीज़ मैनेजर है वो इस बात को भी यकीनी बनाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जाकर किसी टीम मेंबर के ऊपर, किसी एक के ऊपर जाकर जो है ना कोई प्रेशर ना क्रिएट हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब स्केड्यूल स्लिप होना शुरू हो जाते हैं और टाइम कंप्लीट होने वाला होता है और पीछे से डिले होता आ रहा है, होता आ रहा है, होता आ रहा है, और आगे वाला जो जिस बंदे ने फाइनल काम करना था, अब जाहिर सी बात है उसके पास पिछली स्टेजेस कंप्लीट होके बिल्कुल एंड पे पहुंचे हैं और अब उसके पास टाइम ही थोड़ा रह गया है, तो अब उसको आखिरी टाइम के अंदर, कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रेशर में काम करना पड़ेगा। लेट्स से आपका प्रोजेक्ट जो था आपका वो ये था कि जी कट ओवर का जितना भी काम है वो हम तकरीबन 1 घंटे में कवर करेंगे। अब उस 1 घंटे के अंदर से आखिरी काम वाला जो बंदा था, जो लास्ट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको बिल्कुल उसको रन करना उस सिस्टम को, उसको दिए गए थे लास्ट पे 10 मिनट्स। ठीक है ना, कि आखिरी 10 मिनट, बाकी सारे लोग इससे पहले पहले काम ख़त्म कर लेंगे, आखिरी 10 मिनट तुम्हारे होंगे। अब लेकिन जो बाकी वाले लोग थे उन्होंने काम जल्दी ख़त्म नहीं किया। जब आखिरी बंदे के पास जिसको 10 मिनट्स हमने देने थे उसके पास काम पहुंचा ही आखिरी 4 मिनट में है, तो डेफिनेटली वो प्रेशर लेके काम करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट पे जाके ख़राब हो सकती हैं। तो इस चीज़ को भी दूर करने के लिए ये चाहिए होता है कि आपने आखिरी बंदे को अगर स्ट्रेस से बचाना है, प्रेशर से बचाना है, तो आप स्टार्टिंग से ही स्केड्यूल को ट्रैक पे रखें, तभी ये सब चीज़ें सही से हो सकती हैं। तो ये सब की सब चीज़ें कौन यकीनी बनाता है? प्रोजेक्ट मैनेजर और रिलीज़ मैनेजर, क्योंकि टीम मेंबर तो अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं ना। अब उनको ट्रैक पे रखना प्रोजेक्ट मैनेजर और रिलीज़ मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको मोटिवेट करके या समहाउ उनको ट्रैक पे रखे। अगर कोई सुस्ती कर रहा है तो उसको भी बोले कि यार तुम स्पीड में काम करो। अच्छा, ये हमारी सारी की सारी कट ओवर एक्टिविटीज़ होती हैं और इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहे होते हैं। अब जब कट ओवर एक्टिविटीज़ एक्चुअली परफॉर्म हो जाती हैं और आपका सॉफ्टवेयर माइग्रेट हो जाता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से एक्चुअली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, यूज़र के एनवायरनमेंट में, तो उसके बाद आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। कट ओवर का काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कट ओवर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं होती। फिर आपका चौथा स्टेप ये होता है कि आप उसको, जो आपका यूज़र होता है उसको आप बोलते हो कि अब तुम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दो, लेकिन आपकी जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो कुछ दिन के बाद वापस जाती है और उस इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को दोबारा से चेक करती है। अगर वो ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है, तो उनकी यूज़र्स की रिव्यूज़ लेती है, और अगर उसमें किसी किस्म की इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको फिर ओवरकम करने का या उनको ख़त्म करने का तरीका फिर वो टीम जाके ढूंढती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर जब आप अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाते हो तो परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन जब वो कस्टमर के एनवायरनमेंट में जाता है तो कुछ अरसे के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और आना शुरू हो जाती हैं। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। तो फिर वो आपको कुछ अर्से के बाद जाकर तो उनको उस एनवायरनमेंट के लिहाज से एडजस्ट करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। तो ये है सारी की सारी कट ओवर करने की एक्टिविटीज़, जो कि कट ओवर से 2 दिन पहले शुरू होती हैं और कट ओवर के कुछ दिन बाद जाके ख़त्म होती हैं। अब इसके अंदर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये अगर आप चाहें तो माइंड में रख लें, इससे आपका कट ओवर ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकता है। कीप योर सेल्फ रेडी फॉर सरप्राइज़। अब ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसके लिए आप तैयार नहीं है मेंटली तौर पे, तो आप उसको सही तरीके से डील नहीं कर पाते। तो इसलिए अब आपको ये तो नहीं पता कि क्या मामला होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए आप अपने आप को इस कट ओवर के दरमियान किसी भी किस्म के सरप्राइज़ के लिए पहले से रेडी रखें। ठीक हो गया ना? क्योंकि इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप रेडी होंगे तो जो भी मामला होगा आप उसको अच्छे तरीके से एफिशिएंटली डील कर सकते होंगे। टेस्ट ऑल द डिप्लॉयमेंट सेटिंग बिफोर डिप्लॉयमेंट। अब ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा डिप्लॉयमेंट मीन्स के आप सॉफ्टवेयर को कस्टमर के पीसी में इंस्टॉल करना, इन अदर वर्ड्स, ठीक है ना? ये नहीं होता कि आपने डिप्लॉयमेंट के लिए अपने सॉफ्टवेयर को जो आपने बनाया रेडी कर लिया एंड दिस इज इट, अब जाके आप सिस्टम डायरेक्टली
सॉफ्टवेयर के जो है डायरेक्टली अपने यूज़र के सिस्टम में जाके इंस्टॉल करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने डिप्लॉयमेंट के लिए अपने सिस्टम को अगर रेडी किया है तो आप एक दफ़ा उसको किसी और इन्वायरमेंट में टेस्ट लाजमी करें। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था बिल्कुल पहली एक्टिविटी में कि रिहर्सल लाजमी करें, तो एक दफ़ा टेस्टिंग की हुई होगी तो वो भी आपको कॉन्फिडेंस देती है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। और इसके अलावा कन्फर्म एंड रीकन्फर्म एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑल कट अवर वर्क। और ये चीज़ तो बार बार बहुत ज़्यादा लाजमी है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक दफ़ा चीज़ों को कंफर्म कर लिया तो अब वो 100% परफेक्टली काम करेंगी। बेहतर ये होता है कि आप दो दो तीन तीन दफ़ा भी तसल्ली अगर कर सकते हैं तो कर लें, या आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी की पूरी रेपुटेशन का भी सवाल इस पर होता है। आपकी पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी की जो इज्जत होती है वो भी दाव पे लगी होती है अगर लास्ट मूवमेंट में किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने जाके मसला आ जाए और आप उसको डील ना कर पाएँ। तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कीप एन आई ऑन एवरीथिंग, स्टे एक्टिव एंड इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का इस सब में ये काम होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल लास्ट पे जाके कट ओवर एक्टिविटीज़ के अंदर ही चीज़ों को ट्रैक पे रखने की कोशिश करे, बल्कि उसको ये चाहिए कि रिहर्सल से लेकर एंड तक हर एक स्टेप के ऊपर नज़र रखे और हर चीज़ में खुद भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व रहे। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर टीम पे डिपेंड करता है, टीम पे तो प्रोजेक्ट मैनेजर डिपेंड कर ही रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टीम पे डिपेंड करके चीज़ों को अगर छोड़ के बैठ जाएगा और वो कहेगा कि बस ठीक है टीम एफिशिएंट है वो संभाल लेगी, और कल कोई मसला आ गया तो टीम के मेंबर से जाके सारे वन बाय वन नहीं पूछेंगे, सवाल प्रोजेक्ट मैनेजर से होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या जवाब देगा जब उसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो आंखें बंद करके टीम पे एतबार करके बैठा हुआ था। तो इसलिए उसको ये चाहिए कि वो हर काम में एक्टिवली साथ भी इन्वॉल्व रहे और हर काम को साथ होके करे, ताकि चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जा सके और हर चीज़ प्रॉपरली कंप्लीट हो सके। और अगर कोई मसला बीच में आ भी जाए तो कम से कम प्रोजेक्ट मैनेजर को हर चीज़ की हाव ना होगी, उसे पता होगा कि मसला क्यों आया है, और उसे ये भी पता होगा कि उसने कोई स्ट्रैटेजी बना रखी होगी डेफिनेटली, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर है, कि अब हम इस मसले को दूर करने के लिए क्या क्या तरीके फॉलो कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रोजेक्ट कट ओवर का टॉपिक। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने प्रोजेक्ट इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया था इस टॉपिक से कि प्रोजेक्ट होता क्या है और प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। हमने इनिशियली इसको इस लेवल से पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर क्या क्या काम किस किस तरीके से कर सकता है और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए किस किस किस्म की चीज़ें हैं जो उसका काम आसान बनाती हैं, ये सब पढ़ते 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 एंड पे हम आ गए हैं। और आके अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर से काम करवा रहे थे उसको हमने किस तरीके से वापस अपने क्लाइंट के पीसी में लेके जाना है और उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ है, वहाँ तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। और आज हमारी ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज कंप्लीट हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि इस प्लेलिस्ट में कोई और वीडियोस नहीं आएंगी तो आप इसको देखना छोड़ दें, हाँ, लेकिन अब डेली बेसिस पे या फिर कंसिस्टेंसी के साथ इसमें कोई वीडियोस नहीं आएंगी। अलबत्ता अगर कोई ऐसा टॉपिक जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लिंक होगा उसको हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर डालेंगे, इसी कैटेगरी के अंदर रखेंगे। हाँ, अलबत्ता जो आउटलाइन हमने स्टार्ट की थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अब इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो इससे आगे आएंगी वो वीडियोस होंगी जो कि ऐसे टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से समाव रिलेट करते होंगे, तो हम उनको उठा के इस प्लेलिस्ट में डाल देंगे। और दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट किसी प्लेलिस्ट में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। और अगर तब तक अगर आपको किसी भी वीडियो को लेकर किसी भी टॉपिक को लेकर कन्फ्यूजन हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल का आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसको जाकर लाइक कर लीजिए ताकि आप टू डेट रह सकें आप अब नेक्स्ट कौन सी प्लेलिस्ट स्टार्ट होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही वो चीज़ होती है छोटी सी जो आपकी तरफ से सपोर्ट होती है और यही सपोर्ट हमें मोटिवेट करके रखती है नई नई चीज़ें आपको सिखाने के लिए। तो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।